देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खोट पे चोट। भोपाल मसाजिद कमेटी में फोटोकॉपी घोटाला हुआ है और सरकार ने खुद इस मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि मसाजिद कमेटी ने एक पन्ने की फोटोकॉपी के लिए 16 रुपए खर्च किए हैं। कमेटी ने इसे वित्तीय अनियमितता माना है और ये घोटाला मसाजिद कमेटी के प्रभारी सचिव यासिर अराफात के कार्यकाल में हुआ है। रिपोर्ट सामने आने के बाद सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया है और जांच के लिए सरकार ने पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की संयुक्त संचालक सविता झानिया की अध्यक्षता में जांच कमेटी बनाई थी और कमेटी ने 15 मार्च 2024 को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। कमेटी ने जांच में पाया कि पूर्व प्रभारी सचिव अराफात को वित्तीय अधिकार नहीं थे। इसके बाद भी उन्होंने नियमों के खिलाफ जाकर टेंडर जारी कर दी और अनियमितताएं की हैं। देखिए, मसाजिद कमेटी हो या कोई भी संस्था हो, उसमें अगर अनियमितता होती है तो मेरी ऐसी मान्यता है कि हमारे यहाँ एक व्यवस्था है कि जब आप अनुदान देते हैं तो यूटिलाइज सर्टिफिकेट लेते हैं। जब यूटिलाइज सर्टिफिकेट लेते हैं तो उसमें आपको पता चलता है कि इस पैसे का उपयोग कहाँ हुआ है, किस रूप में हुआ है। ये तो शासन के स्तर की गड़बड़ी मानूंगा, उसमें उनकी संलिप्तता मानूंगा, उसमें उनको ही दोषी ठहराऊंगा, क्योंकि अगर आपकी छूट मिली, अगर आपने छूट दी हुई है यूटिलाइज सर्टिफिकेट की तरह जारी करते समय, आपने क्यों नहीं देखा? ये गलत जानकारी दे रहा है जो भी, क्योंकि सभी के इमाम मुअज्जिन के खाते खुलवाए गए थे, वो इमाम मुअज्जिन के खाते में उसे ली जा रही थी। नियम प्रावधान के तहत जवाबदेह कौन है? शासन है। तो शासन को ही देखना चाहिए, शासन ने क्यों नहीं उसकी संरचना का स्तर सुधारा आज तक? क्यों नहीं पद बनाए उसने? क्यों नहीं वहाँ कार्यपालन अधिकारी है? बिल्कुल सही कहा। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि यहाँ पर जिम्मेदारों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है। इसके बाद हम यहाँ आपको बता दें कि कमलनाथ 2020 में कमलनाथ की सरकार गिरने के बाद सत्ता में आई शिवराज सरकार ने भोपाल मसाजिद कमेटी को भंग कर दिया था। इसके बाद से अब तक कमेटी के नए पदाधिकारियों की नियुक्ति नहीं हुई है। ऐसे में प्रभारी सचिव की कमेटी के कामकाज को संभाल रहे थे और 3 सदस्यीय कमेटी की जांच रिपोर्ट के मुताबिक मसाजिद कमेटी का गठन नहीं होने के कारण तत्कालीन प्रभारी सचिव यासिर अराफात को वित्तीय अधिकार नहीं दिए गए। तो इसी पर विस्तार चर्चा के लिए हमारे संवाददाता मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष जी, जानना चाहूंगी कि क्या है पूरा मामला और क्या क्या हुआ है? पूरा मामला पूरा मामला जो मस्जिद का सामने निकल के आया है मैम, कि इसमें 2020 के बाद जो कमलनाथ सरकार के गिरने के बाद जो यहाँ पे शिवराज सिंह की सरकार आई, उन्होंने इस मामले को पूरी तरह से खारिज कर दिया था। उसके बाद भी यहाँ पे ये धड़ाके से ये चल रही थी, जो 1 रुपये की 16 कॉपियाँ हो रही थी, वो 16 रुपये में जा रही थी। और यहाँ पे जो 3 सदस्यीय कमेटी बैठाई गई थी, उसके बाद भी इन्होंने उसके एवज में काम किया। कहीं ना कहीं से ये देखने का मामला इसमें मैम सामने आया है कि रिपोर्ट में कहा गया कि निकाह फॉर्म के लिए 3 रुपये, कोटेशन मैसर्स और यूनिटेक वाला था जो 16 रुपये में हुआ, सॉफ्ट वॉरियर प्राइवेट लिमिटेड जो 22 रुपये और स्काइड सोल्यूशन जो 25 रुपये प्रति फॉर्म दिया गया था, जिससे कर्मचारियों की कमेटी की अनुशंसा को आधार बनाकर यूनिटेक को उससे 2 लाख से अधिक फोटोकॉपी का ठेका दे दिया गया था। इसके बावजूद 27 दिसंबर 2022 को 34,21,800 रुपये में जीएसटी सहित भुगतान को कर दिया गया था। जांच कमेटी ने रिपोर्ट में कहा कि इस काम के लिए दो अखबारों में टेंडर का प्रकाशन किया जाता है, तो भी प्रति फॉर्म बाजार में 5 रुपये से अधिक नहीं होती है। ऐसे में ये काम 10,59,250 रुपये में हो सकता था, जबकि इसके उलट 16 रुपए के हिसाब से ठेका दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल मनीष जी, यहाँ सही कहा आपने कि बहुत कम रुपए में ये काम हो सकता था, लेकिन 16 रुपए के हिसाब से ठेका दिया गया। कहीं ना कहीं एक फोटोकॉपी के लिए 16 रुपए खर्च करना और लाखों फोटोकॉपी थी, कहीं ना कहीं घोटाले की बू तो यहाँ से आ रही। इस वक्त हमारे साथ आलोक सिंघई जी, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़ चुके हैं। आलोक जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सर। आलोक जी, जिस तरह का मामला सामने आया है भोपाल मसाजिद कमेटी का है, जहां पर फोटोकॉपी घोटाला उजागर हुआ है। 1 पेज की फोटोकॉपी 16 रुपए में कराई गई है। साफ तौर पर भ्रष्टाचार सामने पता चल रहा है। जी दरअसल में मसाजिद कमेटी अकेली एकमात्र कमेटी नहीं है जिसमें इस तरीके के घोटाले हुए सामने आए।
बल्कि मसाजिद कमेटी तो बहुत समृद्ध है। आप ये देखें, कम से कम 300 मस्जिदों का प्रबंधन ये देखती है जी। और भी जाके वक्फ बोर्ड की जो मस्जिद है उनका भी प्रबंधन देखती बिल्कुल। है। और ये सबके साथ में खुद के आय के स्रोत है। सरकार से 4 करोड़ रुपए का अनुदान मिलता है और ये सारा पैसा जो है साइफन करने के लिए ये तरह तरह के हथकंडे अपनाए गए हैं। जब कमेटी थी नहीं, आप ये देखिए कि जो चुना हुआ अध्यक्ष होता है या मनोनीत अध्यक्ष होता है, वो अध्यक्ष उस कमेटी का जब फंड निकालना होता है तो उनके साइन होना जरूरी होते हैं। बिल्कुल। और ये जांच कमेटी ने भी पाया कि सचिव ने अपने 4 लोगों की कमेटी बना ली और साइन करके पैसे निकाल लिए। बिल्कुल। तो इस तरीके की जो घटना हुई है ये निश्चित रूप से आपराधिक घटना है और इस आपराधिक घटना को संज्ञान लेके इन पे मुकदमा दर्ज करना चाहिए और ये जेल पहुंचाने का 420 का अमानत में खयानत का मामला है। बिल्कुल। और ये जो है इस तरीके से घटनाएं करके वक्फ बोर्ड की जितनी मस्जिद है वो भी इनके पास में। बिल्कुल। और ये जो जातिगत आधार पर जितने भी निगम मंडल बने हुए हैं और जातिगत आधार पे जो कर रहे हैं उनके कामकाज पे निगरानी रखना बहुत जरूरी है। आप ये देखिए कि इसका कोशिश ये थी मसाजिद कमेटी का कि मस्जिदों को कोई परेशानी ना हो। मुसलमान जो धर्मपरायण मुसलमान है उनके लिए कोई दिक्कत ना हो। मसाजिद कमेटी का काम उनके बीच में प्रबंधन करना था। तो ये ना करके ये कमेटी के नाम पे आप घोटाला करने लग जाएंगे तो इसमें निश्चित रूप से सजा दी जानी चाहिए। और खासतौर से भाजपा सरकार को तो बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए क्योंकि जो वोट बैंक के आधार पर देखा जाए तो ये ऐतिहासिक रूप से कांग्रेस का वोट बैंक माना जाता है मुस्लिम समुदाय। और भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ सबका विकास लेके जो नीति वाक्य है उसके तहत इनको सुविधाएं देना चालू किया है। और मुस्लिम जो धर्मावलंबी है वो जान चुके हैं इतने 20 साल के शासनकाल के बाद में कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। ऐसे में कोई यदि कमेटी, मसाजिद कमेटी जैसी कोई संस्था मुसलमानों के साथ में गद्दारी करती है, उनके साथ धोखाधड़ी करती है, शासन के साथ में धोखाधड़ी करती है तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही आलोक जी आपने कि सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर जैसा कि आपने जिक्र किया है कि ये जो कमेटी है ये अल्पसंख्यकों को कहीं ना कहीं खुद को उपेक्षित महसूस ना करे, इसलिए सरकार इनको योजनाएं और सुविधाओं का लाभ देती है। लेकिन यहाँ पर घोटाला किया गया, कहीं ना कहीं उन मुस्लिम वर्ग के कुछ लोगों का हक भी मानने की कोशिश की गई। मनीष जी आपके पास आऊंगी, मैं जानना चाहूंगी इसके रिपोर्ट में और क्या क्या कहा गया है। जी, इसकी रिपोर्ट में मैम तत्कालीन जो बात निकल के आई थी कि प्रभावी सचिव जो यासिर अराफत हैं उन पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने मसाजिद कमेटी में पदस्थ 24 स्कूलों के 16 कर्मचारियों के 10,31,712 रुपये CPF अकाउंट में जमा कराने के बजाय उन्होंने अन्य खातों में जमा करा दिए। यह जो राशि कर्मचारियों की है सितंबर 2023 से लेके दिसंबर 2000 तक का वेतन जो CPF अधिकांश अग्रिम के तौर पर काटी गई थी। जांच कमेटी ने अपनी सिफारिश में कहा कि नहीं, ये प्रभावी सचिव अराफत के खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद भी मैम ये पूरी तरह से बात अभी सामने नहीं हो पाई है क्योंकि ये कहीं ना कहीं से जो शराफत की हम इनकी जो अराफत की बात करते हैं उन्होंने पहले भी इस तरह के मामले जो 2005 में उनकी जो नियुक्ति हुई थी वो भी पहली बात तो वो सरकारी उनकी नियुक्ति नहीं थी जी, और उसके बाद भी उनके कार्यकाल को मतलब बढ़ाया ही गया है। तो कहीं ना कहीं से ये इससे पहले भी ये मामला आया था लेकिन इतना ये हाईलाइट नहीं हुआ था जो कि अभी ये मामला पूरी तरह सामने आया है। बिल्कुल बिल्कुल मनीष जी, बहुत सही बात कही आपने। यहाँ पर आलोक जी आपके पास आऊंगी, ये जो आपने भी जिक्र किया है कि मसाजिद कमेटी जो है एक आध मस्जिद नहीं संभालती है, 274 मस्जिदों की करता धरता है ये कमेटी। और यहाँ कहीं ना कहीं जो राशि का आहरण किया गया है वो अपने खातों में कर लिया गया। आपको क्या लगता है कि इतना बड़ा मामला अब तक संज्ञान में क्यों नहीं आया? ये बिल्कुल, ये सबसे बड़ी चीज सेम मामला जेल विभाग में हुआ था। वहां भी प्रोविडेंट फंड की राशि जो थी वो निकाल ली गई थी फर्जी खातों के माध्यम से। सेम चीज यहाँ है, वहां पे वो जेल में है, जेल अधीक्षक और पूरा स्टाफ जिनने घोटाला किया था। और ये भी निश्चित रूप से बहुत बड़ा अपराध है और इस आर्थिक अपराध के लिए यासिर अराफत को जेल जाना पड़ेगा। लेकिन जेल जाने से बात नहीं बनने वाली। उन कर्मचारियों का क्या होगा जो मसाजिद कमेटी में सेवाएं दे रहे थे, उनका प्रोविडेंट फंड आपने निकाल लिया। अब वो प्रोविडेंट फंड जो है सरकार को भुगतना पड़ेगा, सरकार देगी, भले इनसे वसूली ना हो पाए, ये तो जेल चले जाएंगे। लेकिन ऐसे लोगों को ये नौकरी में आके से जाते हैं
इनको कैसे बार बार संज्ञान, जब सूचनाएं मिल रही थी, बार बार लोग कह रहे थे, आरोप लग रहे थे, तब भी शासन ने कार्रवाई नहीं की। तो शासन को खुद भी देखना चाहिए कि उनके कर्मचारी गलत ना आए और गलत कर्मचारियों को वो एंटरटेन ना करें। यदि होता है तो आप किसी आधार पे उनको ना हटाए। आर्थिक मामला है, इसमें तो साफ साफ तरीका है जिसमें सजा मिलनी चाहिए। तो शासन को संज्ञान लेके कार्रवाई करनी चाहिए, जांच कमेटी की रिपोर्ट को तत्काल अमल करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर आलोक जी आपने बहुत अच्छी बात कही कि यहाँ पर मामला संज्ञान में लेना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन एक चीज और जानना चाहूंगी सिंघी जी आपसे, यहाँ पर मैं जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, मुस्लिम कमेटी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर एक उसके अंतर्गत कई मस्जिदें भी आती, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस पक्ष के मामले में या इस विषय के मामले में जब किसी मुस्लिम पक्ष के व्यक्ति से बात की जाती है तो कहीं ना कहीं वो अपने लोगों को बचाव करते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल, मुसलमानों के बीच में एक मानसिकता, एक तरीके से मनोविज्ञान उनका ऐसा बना हुआ है। उनको ये लगता है कि हमें जो है शासन या सरकार जो है वो हमारी नहीं है। जब इतने सालों से भारत में रह रहे हैं, भारत के नागरिक हैं, भारत के लिए काम करते हैं, तो आपको अपने संस्थाओं की स्वास्थ्य की क्यों नहीं चिंता करनी चाहिए? आपको देखना चाहिए कि यदि सरकार ने कोई व्यवस्था की है, फंड देती है 4 करोड़ रुपए और उनसे मस्जिदों के प्रबंधन की व्यवस्था कर दी, तो वो संस्था ठीक चले। तो मुसलमानों को भी इसमें आगे आना चाहिए और आगे आके संस्थाओं की छानबीन करना चाहिए और जानकारियां देनी चाहिए, उपलब्ध करानी चाहिए कि ये घोटाला जो है सामने आए और जिसमें दोषियों को दंडित किया जाए। ये सरकार उनकी है, उनको इस बात पे गौर करना चाहिए। नहीं तो आप ऐसा करेंगे तो ये तो विभेद हमेशा चलता रहेगा। भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस की बात नहीं है, आपको हिंदुस्तान से बात करना चाहिए। हिंदुस्तान के आप नागरिक हैं, तो आप यदि कोई गड़बड़ी करता है तो आप वो तथ्य सामने लाएं और दोषियों को सजा दिलाएं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सी बात कही। यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो पक्ष के लोग हैं लगातार सपोर्ट करते हैं, चाहे वो अपराधी हो, चाहे उन्होंने घोटाला किया हो, लेकिन यहाँ पर बाकी के लोगों को समझने की जरूरत है कि जो घोटाला कर रहा है वो केवल अपने हित के लिए कर रहा है, अपने समुदाय के हित के लिए वो घोटाला नहीं कर रहा है। यहाँ पर कार्रवाई के लिए या फिर ईमानदारी के लिए आवाज उठाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मनीष जी आपके पास आऊंगी, यहाँ पर भोपाल के अलावा कहाँ की और कितनी मस्जिद इससे कनेक्टेड है? देखिए, भोपाल की पहले की बात कर लें तो भोपाल में सबसे पहले तो 143 मस्जिद है। रायसेन और सीहोर की बात करें तो 55 मस्जिद यहाँ पर हैं और अगर बैसरिया की बात करें तो 21 मस्जिद इसमें शामिल हैं। तो यहाँ पे जो चल रहा है ये इसके 3 ये वक्फ जो बोर्ड है इनके अधीन के, कुछ मस्जिदों का प्रबंधन भी मसाजिद कमेटी की करती है, जैसे 4 काजी, इमाम, मुअज्जिन, और इनकी देखरेख में अन्य कामकाज और इनके जो वेतन है ये भी कमेटी की ही तरफ से दी जाती है इनको। मतलब मनीष जी ये कहा जा सकता है कि ये जो कमेटी है वेतन देने का काम या फिर वेतन की देखरेख का काम या फिर यहाँ जो काजी और इमाम रहते हैं इनके वेतन देने का काम भी ये कमेटी करती है, लेकिन इसी के अंदर घोटाला किया गया है यहाँ पर। इसके अलावा इस विषय में और क्या जानकारी, आपने जिम्मेदार अधिकारी से इस विषय में बात करने की कोशिश की, उनका क्या कहना है? जी, जिम्मेदार अधिकारी से बात करने पे वो उनका सिर्फ इतना कहना है कि देखिए जो भी मामले से वो बचने की हमेशा कोशिश करते रहते हैं। जैसे कि आज हमारी एक अधिकारी से बात हुई, उन्होंने जैसे कि कहा कि ये इसमें सिर्फ शासन की ही गलती है, इसमें किसी और की गलती नहीं है, इसकी मतलब जांच करवानी चाहिए। लेकिन उन्होंने इस बात पे जोर दे के वो बात नहीं कही कि जो 1 रुपये की कॉपी वो 16 रुपये पे की जाती है। जो मसाजिद में इस तरह इतनी मस्जिदें हैं जो कि पूरे भोपाल में लगभग 700 के आसपास मस्जिदें हैं, उसके बारे में उन्होंने टिप्पणी ना करके मतलब वो कहीं ना कहीं से अधिकारी इससे बचते नजर आ रहे हैं और सारा दोषारोपण है जो कि वहाँ के मतलब जो शासन है उस पर डालते फिरते नजर आ रहे हैं। लेकिन वो जो जिनसे जो बात पूछी जा रही है कि ऐसा क्यों हुआ है, उससे वो साफ बचते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, वो साफ यहाँ बचते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि जिम्मेदार इस मामले में अपना जवाब नहीं देना चाहते। आलोक जी आपके पास आऊंगी, ये मामला पूरा अगर देखें तो अल्पसंख्यक आयोग के तहत भी आता है। आपको नहीं लगता है कि अल्पसंख्यक आयोग के अंतर्गत अगर ये कमेटी आती है तो कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेदारी भी बनती है? कई सालों से एक घोटाला लगातार हो रहा है और जब बिल आते हैं सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि एक फोटोकॉपी की हम बात करें तो सरकारी विभागों में फोटोकॉपी लगातार उसका प्रयोग किया जाता है, तो क्या अधिकारियों को फोटोकॉपी की कीमत पता नहीं है? नहीं, अधिकारियों को फोटोकॉपी की कीमतें भी मालूम है, उनके पास मशीनें भी है, लेकिन ये जो है जो फंड है उसको साइफन करने के लिए कई हथकंडे अपनाते हैं। आप इसके साथ में अभी और खोजबीन करेंगे, जैसे जांच कमेटी काम करेगी तो पता चलेगा कि ट्रांसपोर्ट के नाम पे फर्जी बिलिंग की गई है या बिल्डिंग की मरम्मत के नाम पे फर्जी बिलिंग की गई है, सफाई के नाम पे की गई है। तो इस तरीके से फर्जी बिलिंग होती है और हर विभाग में जहां होती है वहां कोशिश की जाती है कि समय पे जांच हो। और खासतौर से इस संस्था में तो जो धार्मिक आधार पर बनी हुई है, एक बड़े समुदाय को प्रभावित करती है, इन संस्थाओं की जांच तो करनी चाहिए, केवल अधिकारियों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता।
सरकार को इसमें संज्ञान लेना पड़ेगा, मोहन यादव सरकार को इसमें संज्ञान लेना होगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना होगी, ताकि ये मिसाल बने, लोगों के पास में ये मैसेज जाए कि मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में भी कुछ गलत लोग हैं, चाहे वो सिंधी कम्युनिटी हो या जैन कम्युनिटी हो या कोई भी कम्युनिटी हो, अल्पसंख्यक आयोग से जुड़ी हुई जो भी कमेटियां हैं, उनके बीच में यदि इस तरीके से जो भेड़िए हैं वो मौजूद है तो उनको सामने लाना पड़ेगा और उनको दंडित करना पड़ेगा, तभी मैसेज जाएगा कि सरकार ठीक काम कर रही है। यदि सरकार लापरवाही करेगी, केवल अधिकारियों का भरोसे छोड़ देगी, तो जायजे इस बदनामी की आग जो है वो सरकार तक भी पहुंचेगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने कि सरकार को कार्रवाई करनी होगी, कि सरकार कार्रवाई नहीं करेगी तो कहीं ना कहीं बदनामी की आग सरकार को भी अपने घेरे में ले लेगी। मनीष जी, जानना चाहूंगी, जिस तरह से हम बात भी कर रहे हैं कि कमलनाथ की जो सरकार थी उस समय इस मस्जिद, ये जो मसाजिद कमेटी थी, इसके पास पूरी परमिशन थी, लेकिन शिवराज सरकार के आने के बाद में ये कमेटी भंग कर दी गई थी। उसके बाद ये किस तरह से संचालित होती रही? जी देखिए मैम, इसमें धर्मिष्ठा ये सामने आया है कि जब 2016 की बात हम करें, जब ये शिवराज इनकी सरकार गिरी, जब कमलनाथ की, उसके बाद जब शिवराज की सरकार आई, उन्होंने इसको पूरी तरह से इसमें जांच की होगी कहीं ना कहीं से, और उसके बाद इसको पूरी तरह से उन्होंने रद्द कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये निकल के आता है कि जब इसको शिवराज सरकार ने रद्द कर दिया तो इनको फंडिंग कैसे हो रही थी, या उसके बाद भी जो यहाँ पे जो मुअज्जिन थे उनको सैलरी कैसे मिल रही थी, या फिर जो उसका कार्यभार वो कैसे चल रहा था। तो इसमें कहीं ना कहीं से निकल के जो पूरा मामला हम देखते हैं, तो ये जो फिर हम एक जो सबसे बड़ी बात करते हैं, जो वहाँ के यासिर अराफत की हम बात करते हैं कि वो इतने दिन तक इस पे कैसे रहे। तो इसमें पूरा मामला तो ये निकल के आया कि जब ये सरकार कहीं ना कहीं से, अब जो सरकार है तत्कालीन सरकार, इसको भी बहुत अब ध्यान देने की ज़रूरत है इस मामले में, क्योंकि उन्होंने जो किया, सरकार गिरी, उसके बाद ये सरकार आई, इसने पूरे मामले को खारिज किया। उसके बाद भी ये चीज़ें देखने को आ रही है, जब ये बात सामने निकल के आई है, ये मसाजिद की बात, जिसमें बहुत सारी मस्जिदें शामिल हैं और उसमें इतना फंडिंग भी होती आई है पहले, और इसके बाद जो ये मामला सामने आया है और इसको फिर दोषारोपण करके एक दूसरे पे इसको हटाया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण किया जा रहा है। आलोक जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ पर एक तो फोटोकॉपी का घोटाला सामने आया है, ये साथ ही एक चीज और समझ में आई यहाँ पर कि बिल्डिंग मेंटेनेंस में भी नियम के विरुद्ध भुगतान किया। मतलब अगर ओवरऑल देखें, पूरी अगर कहानी देखें, इस घोटाले की पूरी स्क्रिप्ट को देखें, तो कहीं ना कहीं हर चीज में घोटाला किया गया है, कहीं ना कहीं सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है, उसका गबन किया गया है। बिल्कुल धर्मेश्वर जी, दरअसल में ये संस्थाएं सरकार बनाती है समाज के वेलफेयर के लिए, और बाकायदा समिति को पंजीकृत कराया जाता है, जिसमें सचिव और अध्यक्ष, ये दो के साइन होना जरूरी होते हैं, और अध्यक्ष जो है वो मनोनीत होता है या निर्वाचित होता है। तो सरकार ने यहाँ मनोनयन नहीं किया था या निर्वाचन नहीं किया था, किसी को के पास जवाबदारी नहीं दी थी, तो ऐसे में वो फंड का निकालना, आहरण करना वही कठिन था। केवल सैलरी आहरित करने के लिए वो कमेटी बनाई गई थी, जिसमें कि 4 लोग शामिल कर लिए गए थे। तो उस कमेटी के पास में ये अधिकार नहीं थे कि वो फर्जी टेंडर बुलाए, बगैर टेंडर बुलाए 16 रुपए में फोटो कॉपी कराए या इस तरीके से काम करे। उसको अपने आय के स्रोतों के बीच में काम करना था। जो आय होती उसकी बैलेंस शीट पे पूरे डायमेंशन दिखाने थे, तब जाके काम होता। लेकिन यहाँ पे जो है लगातार ये गलती चलती रही और इतने सालों से चलती रही, और निश्चित रूप से इसमें ऊपर के अधिकारी भी शामिल है, शासन के अधिकारी भी शामिल है, अल्पसंख्यक आयोग के भी अधिकारी शामिल है। आखिर वो कैसे इसमें आंखें बंद करे बैठे रहे? तो इस पे निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए और तमाम जितने दोषी लोग पाए जाए उन सबके खिलाफ कार्रवाई होनी बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने कि इसमें और भी परतें अभी खुलनी बाकी है, और जांच होगी तो हो सकता है बहुत सारे नाम खुले और इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। भी बहुत अच्छी बात है। आलोक सिंघई जी और मनीष कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। हम यहाँ बात कर रहे थे राजधानी भोपाल की, जहाँ पर मसाजिद कमेटी में फोटो कॉपी घोटाला हुआ है। एक पेज की कॉपी 16 रुपए में कराई गई और बिल्डिंग मेंटेनेंस में भी नियम के विरुद्ध भुगतान करवाया गया है। यहाँ पर सर्चिंग होना बाकी है, खुलासे होना बाकी है, और खुलासे में कई जिम्मेदारों के नाम आना भी बाकी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये परतें खुलती है और परतों में कौन कौन से राज निकलकर बाहर आते हैं। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।